जनपदी जो हमारी नागरिक पुलिस होती है, सिविल पुलिस, उसने, परिवहन विभाग ने, समाज सेवी संस्थाओं ने ये कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम में हमारा जो सर्वाधिक केंद्र बिंदु रहा वो स्कूल कॉलेज रहे, बच्चों के बीच हम ज्यादा गए। वस्तुतः ट्रैफिक के बारे में अब से कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि ये ट्रिपल ई के सिद्धांत पर चलता है, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट। लेकिन अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, कुछ नई आवश्यकताएं भी उभरती, उनको देखते हुए 2 इसमें और जोड़े गए। चौथा ई है इमरजेंसी केयर और 5वां ई है इन्वायरमेंट। अगर इस 5 ई पर ही हम अपना ध्यान कंसंट्रेट करें, उसमें जो सहयोग हम दे सकते हैं वो सहयोग हम दें, तो मुझे लगता है कि यातायात अपने आप बहुत सुचारू हो जाएगा, दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी और दुर्घटनाओं से होने वाली हानि कमतर हो जाएगी। लेकिन इतनी अंधी दौड़ है, इस दौड़ में हम अकारण तमाम ऐसा आचरण करते हैं जो कहीं न कहीं हमारे इस जो ई किसी न किसी एक ई को आहत। हम सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलने वाली ट्रकों के पीछे तमाम तरह के स्लोगन लिखे, उसमें कुछ को हम हास्यास्पद मान करके, कुछ को हम सतही मान करके इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उसमें भी बहुत गंभीर बातें लिखी। अभी टीडीओ मैडम ने ओवर स्पीडिंग को, ओवरटेकिंग को अपने व्याख्यान में बड़ा एम्फेसिस किया। सड़कों के पीछे स्लोगन होता है, जिन्हें तेजी थी वो चले गए। कहां चले गए? ऊपर। वो बैंक है, कोई बात कहने के तरीके, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो उस तरह से जिनको जल्दी थी वो चले गए। यानी आपको एक इशारा है कि जल्दी ना, जबकि हकीकत ये है कि जहां वो जा रहे हैं, जिसकी जल्दी है उन्हें वहां कुछ नहीं करना है। उनके 2-4 साथी निठल्ले आ चुके थे, बैठ के घंटे 2 घंटे उन्हें गपशप। मैंने निठल्ला शब्द जानबूझ के कहा। अब इस जल्दी में आप क्या कर बैठते, उससे क्या परिणाम निकलता है? आप अपना जान जोखिम में डालते हैं, सामने वाले का भी जोखिम में डालते हैं। शाम को जब आप सड़क पे निकलते हैं तो आप डबल प्रिकॉशन लीजिए। आप सोचते हैं मैं तो हेलमेट भी लगाया हूं, सीट बेल्ट भी लगाया हूं, स्पीड भी मेरी अपनी लिमिट में है, इसके बाद भी मेरे भाई अपने जिम्मे की जो सुरक्षा है, जो जिम्मेदारी वो तो निभाइए ही, सामने वाले के हिस्से की भी निभानी पड़ेगी, क्योंकि वो शाम को 8 PM के बाद क्या कर जाएंगे पता नहीं। 8 PM का आशय जरा पीछे कुछ साथी समझ गए वो क्या कर जाएंगे कुछ पता नहीं, इस नाते डबल के पास। तो अब आप छोटी छोटी बातों को आंखों से, जो मैंने कहा, किसी न किसी एक ई को आप डैमेज कर रहे हैं। आप तेजी से निकले, ओवर स्पीडिंग की, रॉन्ग लेन ओवर टेकिंग कर रहे हैं, रॉन्ग लेन ड्राइविंग कर रहे हैं, तो क्या
वो जो तीसरा ई उसको आप निमंत्रण दे रहे, दूसरे ई को आप बता रहे, माने जो पढ़ाया गया, लिखाया गया, समझाया गया, कानून की किताबों में लिखा गया, उसको आप बता रहे। वो एजुकेशन को आप एक किनारे पढ़ लिख करके आप निरक्षर बनना चाहते, और तीसरे ई को आप न्योता दे रहे। क्या एनफोर्समेंट वाले आए डंडा ले, और अगर हम ये करें हमारा समाज विकसित हो रहा, हम विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा समाज सभ्य हो रहा है, तो भीगे पुलिस अफसर मैं कह रहा, मुझे कहीं से बिल्कुल मुझे कहीं से नहीं लगता। ये एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि समाज सभ्य नहीं हो रहा है। जिस समाज में पुलिस का जितना ही हस्तक्षेप होगा वो समाज उतना ही सभ्य है। आप सहमत हैं कि नहीं सहमत? बिल्कुल सहमत। डंडों से पशुओं का समाज चलता, डंडे से मनुष्यों का समाज नहीं चलता। सिर्फ डंडे का भय हो, डंडे का भय हो उतने से ही समाज चले तो वो मनुष्य का समाज। और अगर डंडा पीठ में मारना पड़ता है तो पशुओं का समाज है। और एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल हमारे ऊपर 20 एलिगेशन है, पुलिस मुकदमा नहीं लेती, उसके बाद भी आंकड़े हड़ताल पर है। तो मैं ये कह सकता हूँ समाज हमारा सभ्य है। उसका उदाहरण इसमें तमाम टीचर्स बैठे, इसी जनपद में जो कोषागार का घोटाला, उस कोषागार के घोटाले में उन तमाम रिटायर्ड लोगों को ठगने वाले उनके अपने रिश्तेदार हैं। किसी को बेटे ने ठगा है, किसी को भतीजे ने ठगा है, किसी को बहन के लड़के ने ठगा है, किसी को दामाद ने ठगा है, किसी को सगे दामाद ने ठगा है, तो किसी के भाई के दामाद ने ठगा है, लेकिन सबको रिश्तों ने ठगा। और जब रिश्ते इतना बेईमानी से उतर आए तो समाज सभ्य है। तो कहीं ना कहीं आप उस एक ई को डैमेज करते करते दूसरी ई पे पहुंच गए, और फिर तीसरी आगे जब भिड़ गए तब आ गया इमरजेंसी केयर। 108 नहीं आ रही है, 112 नहीं आई है, सब 1 घंटा मैंने हल्ला मचाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये नौबत आई, ये नौबत क्यों आई? इसी नाते कि हमने माना। पांचवा, रेलवे क्रॉसिंग बंद है को, उसके बाद भी गाड़ी खड़ी है, एक्सीलेटर रगड़े जा रहे हैं, इंजन बंद नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक का प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। और आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के नीचे से ईंधन खपत वाले जो 6 देश हैं, तो जो सबसे नीचे है उसको छोड़ दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां देश जितना पूरे वर्ष में व्यय करता है हिंदुस्तान के रेलवे फाटक पे, लाल बत्ती पे, पान की दुकान पे, पान की भैया जरा पान देना, गाड़ी बंद नहीं, पीछे एम्बुलेंस फंसी है, लोग फंसे हैं, भैया बात किए जा रहे हैं, पान खाए जा रहे हैं, गाड़ी से धुआं छोड़ेगा। तो जितना उनका ईंधन खर्च होता है हमारा उतना लाल बत्ती पे, क्रॉसिंग पे और पान की दुकान पे खर्च हो जाता है ईंधन बर्बाद। एनवायरमेंट को तो हम नहीं रहे। उसके बाद आप चलिए मैं एक और छठवें ई की बात कर देता हूं। अपने इकोनॉमिक्स को भी कहीं ना कहीं आप डैमेज कर रहे हैं। लगता क्या है, मेरा तो डीजल चल रहा है, मेरा पेट्रोल चल रहा है, क्यों क्या किसको परेशान? इस देश में जो कुछ भी वो इस देश की जीडीपी में सब शामिल। इसी डाइट के सामने पंचर जोड़ने वाले सड़क पर रामराज के पंचर की दुकान भी हमारे देश के जीडीपी में शामिल है। ये कभी किसी को मुआवजा नहीं होगा तो उसका कोई योगदान नहीं, उसका भी योगदान। तो छठवें ई को हम डैमेज करते हैं। तो मेरा ये कहना है, हमारे टीएसआई ने कहा कि सर समापन हम जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में कर रहे हैं, तो मुझे लगा बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक की अभिव्यक्ति पाने के लिए प्रशिक्षु हैं और कुछ और विद्यार्थी समाज के लोग आ जाएंगे। तो इससे बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं, आप वही करें। इनके बीच अगर हम कोई बात करें तो और आगे करते हैं। अभी बात आई मेरे आने से पहले शायद ये
सवाल उठा था कि सब्जी मंडी तक जाना है, मेडिकल स्टोर तक जाना है, अगर हेलमेट न लगा। आपको मैं बता दूं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट 2023 की जारी, उसके अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग मरे बिना हेलमेट यानी हेलमेट धारण न करने के कारण 54,568 लोगों की मृत्यु हुई। ये इस पुस्तक में छापने का कारण मैं बताऊंगा। अब यह बताइए कि आपके घर से लेकर के सब्जी मंडी तक की जाने वाली सड़कें क्या कंक्रीट से नहीं बनी है, डामर से नहीं बनी है? अगर उस पर आप गिरते हैं तो आपके सर में चोट ऐसी नहीं आएगी, जान जा सकता है? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये कहा साहब हम तो बस यहीं तक निकले थे, हम तो वहीं तक निकले थे। दुर्घटना कब होगी, कहां होगी, ये किसी ने जाना है? इतना बड़ा जो किसी कोई हुआ तो इस नाते ये मत माने। और आंकड़ों के हिसाब से आप तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बैठे, कुछ कल को पढ़ाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, कुछ उनको तैयार करने वाले हैं। हिंदुस्तान में हर मिनट कोई न कोई दुर्घटना हो। अगर प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत आप पढ़िए, आप हिंदुस्तान की सड़कों में चलते हो, हिंदुस्तानी हो, तो हमारी दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक मिनट बाद ये सड़क मेरी तो हो सकता है आगे होने वाली है, वो मेरी हो है कि नहीं प्रोबेबिलिटी? और 4 मिनट से कुछ ज्यादा के बाद गंभीर दुर्घटना हो जाए जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं या फिर मर भी जाते हैं। यानी हमारे साथ हमारे मर जाने की संभावना भी 4-5 मिनट में एक बार आती है दुर्घटना। नहीं हो तो कम से कम गंभीर रूप से घायल होने की तो 4-4.5 मिनट में है। अब आप क्या करें? गणितीय भाषा में अगर हम समझें तो अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, सामने वाला सावधानी नहीं बरतेगा, तो चौथे 5 मिनट हमारे साथ ही वो आंकड़ा आ सकता है हमारे साथ घटना। तो इस नाते हमको आपको उस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। वो सिर्फ स्लोगन नहीं, स्लोगन नहीं, वो कहीं न कहीं हमारे लिए होता है आई ओपनर, हमारे लिए रिमाइंडर। हम चले जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी के स्लोगन मिलता है सावधानी घटी दुर्घटना घटी, इसको ऐसे मत इग्नोर करें। ये जस्ट हमको आप लगभग 700 छोटा जिला, हमारे दोनों तरफ पॉलिटिकल लोग बैठे, जनसंख्या बहुत होती, या तीसरी विधानसभा हो जाती, चौथी हो जाती, 5वीं हो जाती, एरिया बहुत है इसके पास, लेकिन जनसंख्या 2 विधानसभा भर हो गए। उसके बाद 700 के आसपास पोस्टमार्टम गत वर्ष भी हुआ था, और इस वर्ष 31 दिसंबर को यह आंकड़ा मुझे लगता 700 क्रॉस कर। अब आप कहोगे इन आंकड़ों से क्या लेना देना? इस आंकड़े में 165 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले हैं, 165 से ज्यादा। और आज की तारीख में आप 1 दिसंबर में हैं, 1 महीने बाद इस साल क्लोज हो जाएगा। आपके जनपद में मर्डर से मरने वाले कितने? 12। अगर हम गैर इरादतन हत्या है, मतलब सर चल गई लाठी मारने मर गया, मारने का कोई इरादा नहीं था, जिसे कहते हैं इरादा कत्ल नहीं, 304 भी जोड़ लें, पुरानी धारा 302 मर्डर थी, 304 गैर इरादतन हत्या, उसे भी जोड़ लें, ये आंकड़ा 20 नहीं पहुंचे। मर्डर में मरने वाले व्यक्ति के घर परिवार में कहीं न कहीं ये मन स्थिति बनी रहती कि हमने कुछ गलत किया है, हमारे भी साथ गलत हो सकता है। बीमारी में मर जाने के बाद घर परिवार मानसिक रूप से तैयार होता है कि भाई इतनी इलाज हो चुका, लगता बचेंगे नहीं, तो इनके बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक्सीडेंट में जिसका उदाहरण मैंने
हो गया। गाड़ी का मालिक खुद अपनी बोलेरो चला रहे थे और बात वही है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन दावतों में आजकल क्या हो रहा है, इस तरह की टक्कर हुई कि 8 के 8 बुरी तरह घायल हुए। हम पुलिस के लोग तत्काल वहां किसी को नहीं रोकते कि अस्पताल ले जाओ, हमें लगता है कि तब भी अस्पताल भेजते। 3 अस्पताल पहुंचते दम तोड़ दिए। चौथे के प्रयागराज में उपचार के दौरान दम तोड़ा। 5वें दिन लखनऊ रिफर होने के बाद प्रयागराज के बाद दम तोड़ दिया। 3 जिस हालत में बचे हैं, मुझे नहीं लगता कि जीवन भर वो उस हादसे को भूल पाएंगे और उस जख्म को भूल पाएंगे जो उनके शरीर में। क्या जल्दी थी? कुछ घर कहां था उनका? बिल्कुल मेरे आवास यानी कलेक्ट्रेट से थोड़ा आगे देवांगना की तरफ गढ़ीवा या कौन सी जगह उसी में उसी को जाना था। और एक्सीडेंट कहां हुआ? अगर प्रयागराज से पुलिस लाइन से सीधे कोई सड़क होती तो वहां को जाना भी न पड़ता, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो घूम के सड़क बनी थी। पुलिस लाइन से लेकर के और कस्बा करनी के बीच में हो गए। मैंने घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले, जल्दी नहीं कौन सी थी, 5 मिनट बाद पहुंच जाते। तो अब इन चीजों को कहीं न कहीं से हमें सोचना होगा। पूरा का पूरा परिवार बर्बाद होगा, तो स्वयं मरे तो उनकी औलादें मरे। वो तो पत्नी भी घायल है या मरे? घायल तो थी। ये माइक लगता भी छोड़ दे। बड़ा होगा। अभी मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले मैंने अखबारों में दिया, कुछ अखबारों में छपा, अरे साहब वो ट्रक वाले, साहब डंपर वाले, साहब ये वाले, साहब वो वाले। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, अन्य किसी को बचाव करता, मैं आंकड़े प्रस्तुत करता। ट्रक, बस और डंपर, ये आंकड़ा है हमारे पास 31 अक्टूबर का, जब एक्सीडेंट में 158 लोग मर चुके। उसके बाद वो हादसा जिसमें 5 मरे वो उसके बाद था, तो 158 का आंकड़ा 170 आराम से पहुंच गया है पूरे नवंबर महीने में, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इस 158 के आंकड़ों में आप देख रहे हैं जिन ट्रकों, बसों और डंपरों हम सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं, सबसे ज्यादा उत्प्रेरित होते हैं, उनसे मरने वालों की संख्या है 158 में 54, और कारों से मरने वालों की संख्या है 39। उससे आगे बढ़े मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से मरने वालों की, या तो मोटरसाइकिल में भिड़ गई, या मोटरसाइकिल वाले ने पैदल चलने वाले को मार दिया, साइकिल वाले को मार दिया। इनकी संख्या है 31 और टेम्पो से मरने वाले 4। अगर इन सबको जोड़ दें तो कार, 3 व्हीलर और मोटरसाइकिल से मरने वालों की संख्या होती है 74, और ट्रकों से मरने वाली, बसों से, ट्रकों से, डंपरों से मरने वालों की संख्या है 54। बताइए इसमें बड़ा दोषी कौन है? क्योंकि बड़ी गाड़ी हमेशा भी एक्सीडेंट के केसेस में दोषी मानी जाती है। तो एक मैसेज हमारे पास है कि सामने ट्रक के ड्राइवर, डंपर के, जबकि स्थिति ये मैं आपसे बता दूं, हमारे रोडवेज का बस का ड्राइवर वो उतना अनुशासित नहीं है जितना अनुशासित ट्रक के ड्राइवर। अगर रास्ता बंद तो एक लाइन में खड़े होते, और रोडवेज बस में आप बैठे रहते, देखिए हम आप भी हल्ला मचाते, दाहिने से आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ा लो, और वो सबको इधर उधर करते लेके सबसे आगे आके फंसा देंगे। हम अभी उसी में चित करते, जल्दी बढ़ाओ ना, आगे बढ़ा दो। तो मैं सिर्फ ये आंकड़े इस नाते प्रस्तुत किया कि जो सवाल मेरे आने से पहले चूंकि आप लोगों ने रिपीट कर दिया था, तो इस नाते मुझे पता चल गया कि सवाल उठा है कि बिना हेलमेट के हम किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नहीं जा सकते, उतने के लिए चालान नहीं किया जाए। केवल इसलिए बताने के लिए ये मोटरसाइकिलों से मरने वाले लोग या तो दूसरी गाड़ियों में भिड़ गए, केवल मोटरसाइकिल का नाम मैंने आपको बताया,
या मोटरसाइकिल वाले ने पैदल वाले को मार दिया, तो ये मरने वाला आंकड़ा भी ट्रकों से मरने वालों के आंकड़े से कहीं कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। इस नाते हेलमेट, मैं फिर कहूंगा कि गाड़ी की चाबी ऑन करने से पहले हेलमेट का रिबन जो फीता जो बेल्ट जो है उसे कस लें, उसे पहले ऑन करें, उसकी क्लिप दबा दें, जब कट से बैठ जाए तब उसके बाद चाबी डालें और चाबी ऑन करें। सीट बेल्ट पहले बैठा लें, कट से बोल दें, उसके बाद गाड़ी की चाबी लगा के तब ऑन करें। ये बातें मैंने इस नाते की कि आंकड़े जब किसी बात पे आप विश्लेषण करें तो आपको पता चलता है। ये पुस्तिका जिसका आज विमोचन हुआ, ये वितरित बीच बीच में सबके स्कूल कॉलेज में हम बांटते रहेंगे। छोटे बच्चों के माध्यम से कोई बात कहवाई जाए तो ज्यादा ही बेहतर। छोटे बच्चों के लिए हम लोग करते क्या है कि छोटे छोटे पोस्टर पॉम्पलेट दे देते हैं। हमने जो देखा है कि छोटे बच्चे या तो उसका हेलीकॉप्टर बना के उड़ा देते हैं, या तो नाव बना के पानी में डाल देते हैं, यानी उनकी लाइफ 2-4 घंटे की ही होती। किसी ने बहुत संभाल कर लिया तो हो सकता है उसके पास 2-4 दिन, 1 सप्ताह से ज्यादा। लेकिन इस किताब की लाइफ मैं कह सकता हूं कि अगर घरों तक पहुंच जाएगी तो 1 साल लगेगा। और बच्चे जब इस किताब को उनके हाथों में पकड़ेंगे तो खुद पढ़ेंगे, घर ले जाएंगे। अगर ये किताब हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंच गई तो हमारा उद्देश्य सफल। मैं 2014 में एसपी ट्रेनिंग अलीगढ़ हुआ करता, उस दौरान मैंने इस किताब का अभिनव प्रयोग किया कि हम पोस्टर पम्पलेट बांटने के बजाय किताबें छापने में इन्हें बांटे। इस साल में हमने प्रयोग करने का सोचा किया, थोड़ा विलंब हुआ। दूसरा मैंने कहा अभी तो हमारी जगह जारी है। इसके बाद छोटे स्कूल में गए, बड़े स्कूल में गए, वहां जाके 100 किताबें हमारे पास 100 बच्चों को दे के चले आए कि बेटा इसे पढ़ना, घर भी ले जाना। मैं संजोग से एसपी ट्रेनिंग वहां लगभग 1.5-2 साल मैं वहां एसआर की अफसर भी काम कर चुका था, तो कई परिवारों में आना जाना भी था। तो 2014 के नवंबर में जो किताब मैंने बांटी, मैंने देखा कि 2015 में मैं महाराष्ट्र 16 में मेरा वहां से मथुरा ट्रांसफर हुआ, तो कई घरों में गया, उनके ड्राइंग रूम के बेंच पे पड़ी मिली। मैंने कहा ये किताब यहाँ सुरक्षित इस तरह से पड़ी मिली, मेरा उद्देश्य सफल हो गया। वरना तो ये नाव बना के पानी में चली गई होती या हेलीकॉप्टर बना के हवा उड़ा दी गई। तो इस नाते ये दिया है कि बच्चों के लिए किताब आकर्षक है, कुछ नियम कानून भी इसमें है, बड़े लोग पढ़ लें। ऐसा नहीं कि एक का चालान आज की तारीख में अब ई चालान होने लगा। नई उम्र के बच्चे हमारे सब इंस्पेक्टर्स को, हमारे चालान करने वाले दीवान की वो मजा लेते हैं, दिल्ली उड़ाते हैं, जल्दी जल्दी फोटो खींचिए, मुझे बहुत जल्दी कहीं जाना। क्यों? क्योंकि चालान का वो भुगतान नहीं कर रहे। मोटर व्हीकल एक्ट की चालानों के भुगतान न करने पर भी 3-3 महीने 6-6 महीने जेल के प्रावधान हैं। ये जानिए, हिंदुस्तान में 4000 से ज्यादा कानून हैं और मैं तो लगभग 30 साल नौकरी पूरा करने जा रहा हूं और ये कह सकता हूं कि 4000 में से 40 कानूनों में 30 साल की नौकरी पार हो गई। तो अगर शिकंजा कसने के लिए किसी दिन सरकार खोजने लगे तो इतने कानून इस देश में हैं कि जब चाहे तो शिकंजा कर सकते। तो आज एमपी एक्ट का चालान आप सोचते हो कि क्या करना है, बेटा भी ये सोचता है कोई बात नहीं, बाप भी सोचने लगा कोई बात नहीं। नए कानूनों में व्यवस्था कर दी गई है कि अगर नाबालिग है तो जुर्माना नहीं, जेल भी बाप को होगी। जानते नहीं जानते था, जान गए हैं। तो कुछ बड़े लोग बैठे, तो जो बच्चे घर से लेके बाइक निकल लेते हैं, कार निकल लेते हैं, कि मन निश्चित रहिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अभी तो कम से कम हमारे लोग फोटो खींच के चालान कर रहे हैं। आपका शहर भी स्मार्ट सिटी में जिस दिन चला जाएगा उस दिन कैमरे चालान करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मैं एसपी सिटी नोएडा था, तब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। सीईओ नोएडा से कब करे 4 करोड़ रुपए मैंने इस काम में खर्च कराए और सीईओ नोएडा साहब की गाड़ी का चालान 1
एक बार गया, 2 बार गया, तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, अरे भाई स्पेशली साहब, ये कौन आपके दरोगा है भाई, बेवकूफ, मेरी गाड़ी का चालान कर दे रहा है। मैंने कहा सर दरोगा कब चालान किया, कोई मिला है आपको? तो मिला तो कोई नहीं, लेकिन आप चालान आ गए। हमने कहा सर जो कैमरे लगे हैं वो स्मार्ट कैमरे, वो वहां कोई देखता नहीं, चालान कर देते। मतलब वाह भाई वाह, 4 करोड़ रुपया हमने से खर्च कराया और हमारी गाड़ी का चालान रुपया अपने ड्राइवर को ठीक रखिए सर। उसने बताइए कि देखो भाई कैमरे लगे और जो स्पीड लिमिट उसे क्रॉस करेगा तो चालान हो जाएगा, क्योंकि कैमरा नहीं पहचानता कि सीनियर आईएएस अफसर हो जाता है। उसको एक गाड़ी स्पीड लिमिट से ज्यादा जा रही है, उसके नंबर को कैच करता है और चालान दे देता है। तो अब तो व्यवस्था ये है कि जिसको आप मान रहे हो कि कहीं कुछ नहीं है, उन सब में गाड़ी मालिक या जो ला को तोड़ रहा है उसके गार्जियन को जेल जाने का प्रावधान है। इस किताब में 1-2 उदाहरण इस तरह के भी दिए गए। ये जब बच्चों के माध्यम से आपके घरों तक पहुंच जाए, आप भी पढ़ लें, 2-4 को बता दें, इस किताब का उद्देश्य सफल हो जाएगा। यातायात जागरूकता माह नवंबर था, ये सही, लेकिन फिर वैसे ही जैसे घर से सब्जी मंडी जाने की, घर से मेडिकल स्टोर जाने की, अस्पताल जाने के लिए विदाउट हेलमेट जाने की छूट नहीं है, वैसे नवंबर के बाद वाले महीनों में ऐसा नहीं है कि इन्फोर्समेंट की कार्यवाही कम हो जाएगी या हमें जागरूकता के कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं, हम थोड़े शिथिल हो जाएं, क्योंकि फिर वही बात, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। ये 365 दिन या चौथे साल 366 दिन, यानी पूरे वर्ष हमें चैतन्य रहने की, सतर्क रहने की, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जिम्मेदारी नागरिक बने रहने की जरूरत है। आप सोच लो कितनी बड़ी जनसंख्या हमारी दुर्घटनाओं का शिकार है। आप अपने जिले का आंकड़ा आपने देखा है, 10 गुने से ज्यादा, मर्डर से ज्यादा 10 गुने से ज्यादा लोग इस सड़क दुर्घटना में मरे। आज एक कोई और तंबाकू मुक्त अभियान का भी कार्यक्रम है जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से। ये तो छोटी नशा की बात कर रहे थे, हमने तो बड़ी बात कर दी, चर्चा में संकेतों से कर दी, एटीएम कर दी, तो लोग समझ गए। लेकिन आप ये सोच लीजिए, इस तंबाकू पे भी किसी तक पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए। कल संडे का दिन मैं अपने एसपी रेजिडेंस के बाहर की सड़क पे खड़े होकर के झाड़ करता, पान गुटखा दारू शराब से कोसों दूर का रिश्ता रखने वाला आदमी, तो कोशिश करता हूं कि कहीं पूरे कैंपस में गुटखा खा के धोखा भी ना दे जाए। ऑफिस में भी कोशिश करता हूं कि पब्लिक जगह पर जाते किसको किसको रोक सकते हैं, लेकिन अगर वो चले गए तो सफाई हो जाए। कच्ची फर्श पे भी पान खा के थूका ना मिले। लेकिन जब खड़े होकर कल झाड़ू लगाना शुरू किया तो मुझे लगता है कि मेरे घर के सामने वो मुश्किल से 50-60 मीटर सड़क जो साफ करवाई, जो अध्यक्ष जी ने अभी नई करा दी, वरना तो बड़ी टूटी फूटी थी, अब तो बढ़िया बन गई। तो मुझे लगता है कम से कम 200 गुटखे के पाउच हुए। भाई एसपी का घर वहां बैठ करके तो कोई ऐसा चकल्लसबाजी होती नहीं, कोई खाद के पीछे, यानी उधर से गुजरने वाले जा रहे हैं, खाए फाड़े और थे। बड़ा अच्छा लगता है, अपना पैसा खर्च कर रहे थे और माउथ कैंसर को न्योता दे। और जिस दिन डिटेक्ट हो जाएगा उस दिन यमराज को भी आने के बाद मारे डर के खुद मरने लगेंगे और परिवार मरने लगेंगे। तो आज क्योंकि आप गुरुजनों के बीच कुछ नए गुरुजन हैं और कुछ पुराने इनको प्रशिक्षण देने वाले गुरुजन हैं, गुरुजनों के बीच में एक कार्यशाला थी, तो हमने कहा इसमें इस बात की भी चर्चा करनी है कि हम कोशिश करें कि हम स्वयं नहीं करें और हमारे घर में कोई, यहां आप सभी तय कर लें कि इस संस्थान में कोई तंबाकू का सेवन नहीं करें।
सब कुछ कर लीजिए, पोस्टर बैनर लगा लीजिए, कानून बन गया, 7 दिन अब ये नहीं करना, उसके बाद भी लोग चोरी छिपे करते हैं। और वो चीज तब ठीक हो सकती है जब आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन की बात हो, वो कहीं और से नहीं आता, कोई नहीं अंदर से आता है। इसी चमड़े और हड्डी के बीच अगर कोई आत्मा नाम की कोई चीज